हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हिंदी दर्शन के इसी चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास हमने प्रारंभ कर रखा है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास के ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो मैंने मौलिक किताबों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि का सहयोग लेकर बनाए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आपका बेसिक मजबूत करने के लिए मुझे आपको 11वीं 12वीं की हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ाना चाहिए। मैं ये किताब इस तरह से आपको पढ़ाऊँगी कि मैं पुस्तक का अध्ययन करती जाऊंगी और आपको जहाँ जहाँ प्रश्न बनेंगे वहाँ वहाँ मैं बताती जाऊंगी। आरपीएससी किस तरह से प्रश्न पूछती है, कैसे प्रश्न पूछती है और कैसे आपको पढ़ना है इस किताब को, वो मैं आपको बताऊंगी और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आदिकाल। आदिकाल का समय सन 993 से 1318। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो विक्रम संवत 1050 से 1375। तो आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। ये भारत देश की और उसकी संस्कृति की सामान्य विशेषताएं हैं, जो आप सबको पता है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया, किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है। ये भारतीय संस्कृति की सामान्य सी विशेषताएं हैं, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नवनूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इसकी सहिष्णुता की नीति से यह सदैव विजयी रही है। हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर, श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर होता है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य में हमने क्या पढ़ा था? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रवान, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। ये हमने जो रासो साहित्य का जो ओजस्वी रूप है, वो आदिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें बताया है आगे कि कहीं ओजस्वी शैली का जो रासो साहित्य है वो, तो कहीं महाकवि बिहारी की नाई का अद्भुत श्रृंगार। हमारे हिंदी साहित्य का थोड़ा सा जो वर्णन है वो यहाँ संपूर्ण हिंदी साहित्य का किया है। फिर कहते हैं कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार है, तो कहीं घनानंद की वियोग भरे कवित। लटलोल कपोल किलोल करे, कलकंठ बनी जली जावल है। बड़ा अच्छा श्रृंगार का चित्रण कवि घनानंद ने किया है। फिर आगे कहते हैं कि साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। कवि भूषण का राष्ट्र प्रेम आप हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे तो आपको लगे उनकी जो भाषा है वो इतनी ओजपूर्ण है कि लगता है कि उनकी कविता में राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति के रक्षकों की प्रशंसा में जो छंद लिखे गए हैं वो समग्र हिंदी साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलते। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्त्र धारा प्रवाहित होती है, जो जन जीवन को अमृतमय जीवन प्रदान करती है। यहाँ के कवि लेखक स्वाहांतर सुखाय के लिए साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सृजन करते हैं, मतलब अपने सुख के साथ साथ दूसरों का हित हो, ऐसा साहित्य
ये लिखना चाहते हैं। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी, कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं। तो भारतेंदु, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुर सुरी सम सब कर हित होय बताया जाता है। ये हमने थोड़ी सी भूमिका हमारे भारत देश, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो हिंदी साहित्य है उसके विषय में जाना। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है, पर ये जो यहाँ दिया गया है सुर सुरी सम सब हित, यह तुलसी ने बताया है। तुलसी की लाइनें हैं, ये बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कीर्ति भनीति भूति बलि सोई, सुर सुरी सम सब कह हित होय। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। ये तुलसीदास जी की लाइनें कभी कभी पूछ ली जाती हैं परीक्षा में। कीर्ति भनीति भूति बलि सोय किसकी पंक्ति हैं? तुलसीदास की हैं, और इसका अर्थ है कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। आगे देखते हैं हम। तो आप यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा कि तुलसीदास जी ने साहित्य के विषय में जो कहा है, कीर्ति भनीति भूति बलि सोय, या यूँ भी पूछा जा सकता है कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी के समान सबका हित करे। ये किसने कहा है साहित्य के विषय में? तो तुलसीदास जी ने। आगे हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में जानते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि जो हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? सिंधु से हुई। और सिंधु जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरानी या फारस की तरफ से भारत में आने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी हिंदुकुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा, क्योंकि ईरानी भाषा में क्या कहते थे? श को है कहते थे। ईरानी भाषा में शब्द स ध्वनि को है ध्वनि उच्चारित करते थे, अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा का इक प्रत्यय लगने के कारण हिंद प्लस इक हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ हिंद का हुआ। यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी हुआ। तो यहाँ प्रश्न क्या बनेंगे? हिंदी की जो उत्पत्ति है वह सिंधु से हुई। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये ईरानी से इसका वो आया, ईरानी से इसका विकास हुआ। ईरानी में से को है बोलते थे और ईरानी का जो इक प्रत्यय जुड़कर हिंदी बना उसका अर्थ ये हुआ। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से और किस प्रकार हुई। आगे हम देखते हैं कि ये आगे है, यही शब्द धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदिक का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। आज यह इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। अब हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को जानेंगे। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्र सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। यह दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, दर्शन आदि रचनाएं हुई। तो जो वैदिक संस्कृत थी उससे संबंधित उपनिषद, वेद वगैरह थे। फिर दूसरा इसका जो भाग है वह है लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत इत्यादि की रचना हुई। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना गया। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक व जातक कथाओं की रचनाएं हुई। किसमें? बौद्ध धर्म के विनय पिटक, इसमें पाली भाषा में
बौद्ध धर्म के जो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है, इसकी रचना हुई। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला रूप साहित्यिक और दूसरा रूप लौकिक, अर्थात बोलचाल की भाषा लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक के बाद माना जाता है। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यही से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना जाता है, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से यह पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति यानी बिगाड़ आना शुरू हो गया था। जैसे गाहा शब्द गाहा और दोहा शब्द दूहा के रूप में परिवर्तित हो गया था। अपभ्रंश के समय देशी भाषा युक्त थोड़ी सरलता व मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। उसे अवहट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी 2 रचनाएं लिखी। पहली कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस भाषा में? अवहट भाषा में लिखी। तो यहाँ यह भी पूछ लेते हैं, देसिल वैना सब जन विट्ठा ते ते संजप हो अवहट्टा, यह किस भाषा की पंक्ति है? यह अवहट भाषा की है। जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों में इनकी अवहट भाषा को देखा गया है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ हमने यहाँ पढ़ा है, इसमें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। मोटे तौर पर जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से अब तक जो चलती आ रही है। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि रचे गए। और जो लौकिक संस्कृत है, ये जो हमारे रामायण महाभारत है, ये लौकिक संस्कृत में है। मध्य भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं विकसित हुई, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को मागधी भाषा कहा गया। बौद्ध धर्म की भाषा पाली। प्रश्न यहाँ से आता है कि पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य सर्वाधिक पाली भाषा में मिलता है, और ये जो 3 पिटक हैं ये पाली भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 से 1000 ईस्वी तक हुआ। इसे अवहट, देश भाषा, देसी भाषा, अवध भाषा कई नामों से पुकारा जाता था। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ होता है। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है, और तब वे उसे अपभ्रंश भाषा कहते हैं। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जैसे गाथा शब्द गाहा और दोहा शब्द दोहा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि गाथा शब्द कहने से कौन सी भाषा का बोध होता है? गाथा शब्द कहने से कौन सी भाषा का बोध होता है? प्राकृत का। और दूहा या दोहा शब्द कहने से किस भाषा का बोध होता है? अपभ्रंश भाषा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सामान्य परिचय है उसमें इस बात को इस प्रकार कोट करते हैं, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट है, और ये जो लाइन है देसिल वैना सब जन विट्ठा ते ते संजप हो अवहट्टा, यह अवहट भाषा की पंक्ति है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।